वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ की शिफ्ट 2 का ये पेपर है 2021 का। तो इसमें कंप्लीट हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी इसके सवाल देखने का प्रयास करेंगे कि कैसा लेवल रहता है इसके क्वेश्चन का। तो आइए इसको देखते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव का लाभ उठा रहे हैं आप। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट वीडियो, स्टडी मटेरियल सब कुछ, मतलब कहने का है जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आपको सब कुछ एक ही जगह मिलता है। टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस प्लस डेली शेड्यूल, कब क्या पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है, सब आपको हमारे डिस्कशन ग्रुप में बताया जाता है। अगर आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, जितना बताया जाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, पेपर कैसा भी है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह रहा फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा भिन्न है इसमें से, ठीक है। एक है BE, KO, NQ और UX, ठीक है। तो रीजनिंग का सवाल है पहला। तो मिला लीजिए इसको, नंबर रखिए सबसे पहले। तो B का नंबर आता है ABCD में 2 पे, E का आता है 5 पे, K का कितने पे आता है 11 पे और O का कितने पे आता है 15 पे, ठीक है। ऐसे ही N का अगर आप देखोगे तो 14 आता होगा और Q आएगा 17 पे, ठीक है। और U का अगर देखोगे तो 21 हो जाएगा और वहीं X का अगर देखोगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 5 3 का अंतर है, 11 से 15 4 का अंतर है, 14 से 17 3 का अंतर है और 21 से 24 भी 3 का अंतर। तो सब में 3 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो KO जो है वो ऑड हो गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। अगला प्रश्न कह रहा है वीना ऑब्टेन एन अमाउंट 7,992 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसको साधारण ब्याज जो है वो कितना मिला है 7,992 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है, यानी R हो गया 8%। और टाइम कितना उसको लगा है 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी उसने। कितना पैसा उसने लगाया है, कह रहा व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, आपको SI का फॉर्मूला तो पता ही होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, PRT/100। अब सिंपल इंटरेस्ट 7,992 है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट 8% है, T 6 है, 100 है। इसको सॉल्व करना तो बच्चों का कोई खेल है, आपको पता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका 16,650 आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। निम्नलिखित व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक चिन्ह है, ठीक है। तुरंत पहले अक्षर, तुरंत बाद चिन्ह। तो देखो संख्या की बात करें, यानी 1 2 3 4 की बात करें, तो देखो तुरंत पहले एक अक्षर है ना। तुरंत पहले क्या है, अक्षर है। अब जैसे 3 है, 3 के देखो तुरंत पहले एक अक्षर दिख रहा है और तुरंत बाद एक चिन्ह दिख रहा है, तो एक तो ये हो गया। अब 5 के तुरंत पहले अक्षर है नहीं, तो ये तो नहीं माना जाएगा, ठीक। ऐसे ही 2 है, 2 के देखो तुरंत पहले क्या है, अक्षर तो है पर तुरंत बाद क्या चिन्ह है, नहीं, तो ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 9 के तुरंत पहले अक्षर है, 9 के तुरंत बाद चिन्ह है, तो ये माना जाएगा, 2 हो गए। 8 के पहले अक्षर है और बाद भी अक्षर है, ये भी नहीं माना जाएगा, यानी 2 हैं सिर्फ। कितने हैं, 2 मिले हैं जिनके तुरंत पहले अक्षर है और तुरंत बाद चिन्ह है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि रमेश उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो आपको ये उत्तर दक्षिण का तो पता ही होगा, है ना, बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो ये गया 15 किलोमीटर। फिर वहाँ से 11 किलोमीटर साउथ की ओर चलता है, तो अब वापस आ जाएगा साउथ की ओर, मान लेते हैं। तो ये 11 किलोमीटर बड़ा बना लेते हैं, 1 सेकेंड रुकिए। अब ये 15 किलोमीटर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर और 11 वापस आ गया। ये 11 किलोमीटर वापस आया दक्षिण की तरफ, ठीक है भाई, दक्षिण तो नीचे ही है ना। अब यहाँ से ये कितना बचा, 4 देखो, क्योंकि पूरा 15 था, 11 वापस आ गया। अब यहाँ से क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, जहाँ पे वापस आया यहाँ तक वापस आया ना। अब ये ईस्ट चलना शुरू करता है, यानी पूरब की तरफ। कितना चल रहा है पूरब की तरफ, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर चला पूरब की तरफ। तो देखो अब पूछ रहा है यहाँ से स्टार्टिंग जो पॉइंट था उसका वहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये लो पाइथागोरस लगा लो, ये 90 है। ये देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 यानी 25, 25 होता 5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कितनी दूरी पे है, 5 दूरी पे है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कहाँ पे, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है भाई। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो प्रारंभिक से वो अपनी कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर कह रहे द सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल 3 days आफ्टर द 25th। यदि किसी माह का दूसरा दिन रविवार है तो उस माह की 25वीं तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। मान लीजिए किसी महीने की 2 तारीख है, ठीक है, जुलाई ले लेते हैं, चलो 2 जुलाई को मंडे है, नहीं संडे बता रहा है, 2 जुलाई को संडे है, ठीक है। तो अब 25 तारीख को क्या, उस माह की 25वीं तारीख को पहले दिन निकाल लो कौन सा। देखो 2 को अगर संडे है तो किसी भी दिन में अगर 7 ऐड कर दो तो वही दिन वापस आ जाता है। तो 7 में 2 में 7 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 में 7 ऐड करोगे 9 आएगा। फिर 9 में 7 ऐड करो 16 आ जाएगा भाई, 9 6 15 1 16। फिर 16 में 7 ऐड करो, 16 6 22 1 23 आ गया, ठीक है। यानी 9 को संडे होगा, 16 को संडे होगा, 23 को संडे होगा, 24 को मंडे और 25 को क्या है, ट्यूसडे। अब 25 को तारीख को मंगल है, उसके 3 दिन बाद कह रहा कौन सा दिन पड़ेगा, तो बुध बृहस्पति शुक्र। तो देखो बुध बृहस्पति शुक्र, 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ जाएगा उसके, शुक्र पड़ जाएगा। आंसर हो गया भैया, है ना, आसान था ही। अब अगला देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, HJNTB दिया हुआ है, आगे क्या आएगा, कह रहा है HJNTB। अब H का नंबर आप लिख लो, H का क्या होता है 8 होता है, J का नंबर 10 होता है, N का नंबर 14 हो जाएगा और वहीं T का नंबर 20 हो जाएगा और B का नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए 8 से 10 2 बढ़ रहा है, 10 से 14 4 बढ़ रहा है, 14 से 20 6 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको लगेगा यार यहाँ क्या है, तो देखिए 20 जो है B वो 28 हो जाएगा। क्यों भाई, A से जब 26 लेटर होते हैं, वापस शुरू करो तो 27 हुआ, 28 B हो गया, है ना। तो 8 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ना चाहिए, 10 बढ़ना चाहिए, यानी 38 नंबर आना चाहिए। और 38 पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, देखो L, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर L हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका एलसीएम 140 है, तो इन 2 संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। रेशियो ऑफ 2 नंबर दिया है, एलसीएम दिया है, तो आपको पता होगा फॉर्मूला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी लिख दे रहा हूँ, होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब 2 नंबर है, एक को 4x मान लिया, दूसरा को 7x मान लिया, ठीक है। अब एलसीएम हमें 140 दिया है, एचसीएफ पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1x से 1x कटा, 7 चौक 28 हुआ, 28x इक्वल टू आ गया 140, यानी इसको काटोगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो 2 नंबर क्या आ गए, 4 × 5 20 और 7 × 5 35। तो 35 एक नंबर हुआ, 1 20, दोनों का सम कितना हो गया, 35 20 55, 55 आंसर हो गया। काफ़ी आसान था ये। अगले में आपको रीजनिंग बतानी है, ये क्या बन रही है, 8 से 516 और फिर 12 से क्या बनेगा ये बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है, 8 का क्यूब होता है 516, तो ऐसे ही 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 17 28 क्या होता है, मतलब 512 होता है। देखिए 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, उसमें 4 ऐड हो रहा है तो 516 बन रहा है। ऐसे ही 12 का जो क्यूब होगा वो होता है, 12 का क्यूब 17 28, कितना होता है 17 28, 4 ऐड होकर 17 32 बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए अगला मैथ का प्रश्न है, कह रहा है राज ने एक कैमरा खरीदा तथा उसके जो मूल्य है उसका 20% कम दिया, मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसका 20% कम दिया। तो सबसे पहले लेट कर लिया आपने ओरिजिनल जो उसका प्राइस है, जो उसका मूल प्राइस था या ओरिजिनल प्राइस है, वो आपने मान लिया 100 रुपये तक, ठीक है। आपने कितना मान लिया 100, और डिस्काउंटेड प्राइस यानी उसने दिया कितना 80 रुपये दिया, भाई 20 रुपये कम दिए। फिर भी उसने जो कैमरा बेचा 40% लाभ लेकर इस कैमरे को बेच दिया। अब उसने कितना प्रॉफिट लिया 40%, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज 40, ठीक है। तो अब कह रहा है राज को कैमरे के जो मूल है उसके मूल का कितने प्रतिशत लाभ मिला है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो लाभ मिला कितना भाई, देखो सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, फॉर्मूला लगाओ, सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसको पड़ा है 80 रुपये का, है ना, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट हुआ 40%, यानी 140 अपॉन 100, और उसको पड़ा कितने का था 80 रुपये का, काट पीट लो इसको, तो 14 × 8 करोगे 112, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, देखो 112 माइनस 100 हटा दो, 12% का प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया 12% का प्रॉफिट। कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, SP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट उसको 80 रुपये की पड़ी थी, सिंपल। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाई फिर से कि किसको सही कर दें, किन 2 चिन्हों का आपस में बदलना चाहिए जो हमें 15 मिल जाए, ठीक है। तो ये समीकरण है आपका, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा है ना, इसको अगर आप सॉल्व करो तो 15 × 1 = 15 होगा और 1 × 10 हो जाएगा, आएगा -10 + 5। अगर ऐसे चले तो 10 - 10 ये तो कट के 5 आ जाएगा, इसलिए हमें इन 2 चिन्हों को देखो अगर बदल दें आपस में, इसको उधर इसको इधर कर दें। जैसे 10 × 1 = 10, प्लस वाला इधर आ गया 10 और ये माइनस उधर चला गया 5, तो 20 - 5 कितना हो गया 15।
तो देखो आसानी से 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वो दूसरे से भिन्न है। ठीक है, जैसे 12 और 3, 34 7, 56 11, 78 और 13। काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको दिख रहा होगा 2 1 3 होता है, वो देखिए यहाँ है। 4 और 3 7 है, 6 और 5 11 है, और 8 7 15 है, यहाँ 13 है। तो हुआ ना ये भिन्न। ठीक है, देखो एकदम सिंपल था। अगला प्रश्न मैथ्स का है। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक यंत्र है जो 60 सेकंड के पश्चात बजता है, कोई बेल है, और एक अन्य यंत्र 64 सेकंड के पश्चात बजता है। दोनों साथ में बजते हैं 10 बजे। अगली बार साथ में कब बजेंगे? तो इस तरह के प्रश्नों का बहुत आसान तरीका होता है। ये जो 60 सेकंड है और ये 64 सेकंड है, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। और मैं ऐसा करता हूँ, एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, इनका एलसीएम निकाल लो। 960 एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक है, एलसीएम होता है दोनों ही के टेबल में आ जाए। अब 960 एलसीएम आया, 960 सेकंड हुआ ना। अब सेकंड को मिनट में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो भाई। 12 6 नहीं 6 1 6, 6 1 6 हो गया। और इधर कितना बचा आपका? 3 आ गया ना, 6 6 36, 16 आ गया। 16 6 96, 16। अब 10 बजा था, 16 मिनट और आ गया, 10 16 हो जाएगा आंसर। देखो 10 16 आंसर हो गया। ठीक है, तो बस एलसीएम निकाल लिया करो और सेकंड को मिनट में बदल दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक जिले की जो जनसंख्या है वो 28,000 है, और पहले जो वर्ष है वो 8% घटती है, और तब दूसरे वर्ष 5% बढ़ती है। 2 वर्षों के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी? इंग्लिश में देख लेते हैं। पॉपुलेशन है इतनी, डिक्रीज हो रही फर्स्ट ईयर 8%, और फिर इंक्रीज हो रही 5% दूसरे साल। तो पॉपुलेशन क्या होगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर? तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है। 28,000 है पॉपुलेशन, अभी कितनी है? 28,000। कितनी कम हो रही है? 8%। तो 8% इसका निकालो जरा, 2240 आ जाएगा। यानी 2240 कम हुई है। अब 28,000 में अगले साल के लिए कितनी कम हो गई है? 2240। यानी अगले साल बची 25,760। ठीक है, इतना समझ में आया होगा भाई। 28,000 का 8% कम कर दिया। अब अगले साल 5% बढ़ गई है। किसका 5%? जो है प्रेजेंट में उसका 5%। तो 25,760 का 5% निकाल लो भाई। 5 1 5, 5 2 10, सॉल्व करो तो ये आ जाएगी 1288। यानी 1288 बढ़ी है। अब देखिए 25,760 थी और 1200 कितनी बढ़ गई? 25,760 थी, 1288 बढ़ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर, 25,760 प्लस 1288 तो आएगा 27,048। कितना आ जाएगा? 27,048। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है ए और बी की जो आयु है वो इतने अनुपात में है, 7:5 में। उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, और 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो बेहद ही लड्डू सवाल है ये। स्कूलों में पूछा जाता था ये, जो अगर आपको याद हो तो भैया ए है ऐसे लिख लो, ए और बी। ए की है 7x और बी की है 5x। ठीक है, मतलब x मान लो। ठीक है, तो 7x और 5x कितना हो जाएगा? 7x और 5x 7 5 12x हो गया। क्यों? क्योंकि इनका सम है ना 48, तो इनका सम है 48। सॉल्व करा तो x की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई? 4। तो यहाँ रख दो 7 × 4, यानी ए की एज है 28, 5 × 4, बी की एज है 20। ठीक है, अब 20 और 28 ये रेशियो है। अब इनका 12 साल बाद रेशियो क्या होगा? अब देखो ए 28 का है, 12 साल बाद कितने का हो जाएगा? अगर आप 28 साल के हो तो 12 साल के बाद कितने के हो जाओगे? 40 साल के। और अगर आप अभी 20 साल के हो तो 12 साल बाद हो जाओगे 32 साल के। रेशियो निकाल लो भाई। 4 दाम 4 और ठीक, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5:4 आंसर हो गया आपका। 5:4। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए कह रहा है ये जो शब्द हैं इनको, जैसे आइसोमर, आइसोलीन, आइसोटोप, आइसोलोगस, आइसोनमी, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखकर एकदम बीच का शब्द ज्ञात करना है। कौन बीच में आएगा अगर इंग्लिश डिक्शनरी में चलें? अब डिक्शनरी का आपको पता है ना, पहले ए होता है फिर बी होता है, ऐसे चलता है। अब आई तो देखो सब में है कॉमन भाई, तो आई तो सब में कॉमन है। एस भी सब में कॉमन हो गया, एस भी सब में है। ओ भी सब में हो गया। अब इसके बाद का खेल देखें। एम है यहाँ, यहाँ एल है, यहाँ टी है, यहाँ एल है और यहाँ एन है। तो डिक्शनरी में पहले क्या आएगा भाई? पहले तो एल आता है ना, यानी ये नंबर तो पहले आ जाएगा। एल कहाँ है? दोनों में है ना, तो ये 2 नंबर उठाओ पहले, आइसोलीन और ये आइसोलोगस। एल वाले पहले उठाओ क्योंकि एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन। अब एल के बाद देखो यहाँ ओ है और यहाँ आई। ए बी सी डी में ओ पहले आता है या आई? तो आई आता है ना, तो ये नंबर 1 पे हो गया। उसके बाद आई के बाद क्या आता है? ओ आता है, तो ये नंबर 2 पे हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टर्म पे। एम वाले में और टी वाले में और एन वाले में कौन पहले आता है? एम आता है पहले,
तो आइसोमर हो जाएगा। पहले यहाँ क्या हो गया, आइसोमर हो गया। तीसरे नंबर पे आइसोमर हो गया, चौथे पे ये हो गया, तो मिडिल में कौन हो गया, आइसोमर। कौन हो गया, आइसोमर। ठीक है। अब अगला देखिए 63 क्या कह रहा है। 63 कह रहा है कि Q के पिता P हैं। Q के पिता कौन है, P है। S का पुत्र R है, P का भाई T है, R की बहन Q है, T से S का क्या संबंध है। तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप इसको करने बैठेंगे आसानी से हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया करिए। जैसे आपने क्या लिखा, देखिए P लिखा और Q, ठीक है, ऐसे बनाया, P और Q बना लिया। क्या है P और Q का संबंध, Q के पिता P है, यानी Q के पिता P है, ठीक है, यानी P जो है वो पिता है, ठीक। और S का पुत्र R है। S का पुत्र कौन है, R, यानी S है, इसका जो पुत्र है वो R है, ठीक है, यानी ये पुत्र है, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, P का भाई T है। अब P का जो भाई है वो T है भैया, तो P का भाई बना लो इधर। T जो है ये P का भाई है, ये भाई होगा, ठीक। उसके बाद R की बहन Q है। अब ये जो R है ये Q की बहन है, R, और ये पुत्र है, ये उसकी बहन हो गई। फिर कह रहा है T और S का क्या संबंध है, T और S का क्या संबंध है। देखिए अब ये देखिए ये पुत्र है, ठीक है, और ये इसका भाई है, तो R और S में क्या संबंध हो जाएगी, ये इसकी भाभी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका पुत्र है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब वही रीजनिंग बनाते हैं। तो देखिए इसका बेहद आसान है। जैसे आप ABCD अगर देखोगे, A से ऐसे अगर लिखोगे ना, A से लेके M तक 13 अक्षर यहाँ लिखोगे, और फिर उल्टा जब लिखोगे तो Z से लेके M तक चलता है। कहने का मतलब है A और Z उल्टे होते हैं, B और Y उल्टे होते हैं, C और X उल्टे होते हैं, और D और W उल्टे होते हैं, ऐसा, ठीक है। तो देखो B और Y एक दूसरे के उल्टे हैं, साथ में लिखे हैं। W और D एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साथ में लिखे हैं। ऐसे ही DW है, फिर उल्टा हो गया। और UF भी देखो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। यहाँ F होगा अगर, तो यहाँ U आता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ AZ है, देखो अपोजिट है एक दूसरे के, और XB भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अब इधर क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से देखो। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या चल रहा है, C और X एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना। और XB भी तो एक दूसरे के उल्टे होते नहीं, तो ये नहीं हो सकता। BC भी एक दूसरे के उल्टे नहीं है, BA भी नहीं है, ये हो जाएगा, क्योंकि भाई CX एक दूसरे का उल्टा है, WD एक दूसरे का उल्टा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इफ़ द एवरेज 5 ऑब्जर्वेशन इज 24 देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब 5 लोगों का एवरेज ये दिया है, 3 लोगों का एवरेज क्या होगा। तो बहुत आसान है, इन पाँचों को प्लस कर लो, x, ऐसे इन पाँचों को प्लस कर लो, x 2x 3x 10x 13x और 12x 25x, ये 25x हो गया। प्लस देखो 8 6 14 14 4 18 नहीं 8 6 14 14 4 18 2 20 हो गया, अपॉन 5 इज इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। तो x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करोगे 4 आ जाएगी बस। तो पहला नंबर 4 हुआ, दूसरा 6 हो गया, तीसरा कितना हो गया, 4 + 4 8 हो गया। और क्या पूछ रहा था, पहले 3 नंबरों का एवरेज। तो 8 6 14 14 4 18 18 को डिवाइड करो 3 से, 6 आंसर आ गया। है ना एकदम लड्डू सवाल। अब ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल, इसमें बताना कितने समांतर चतुर्भुज हैं या पैरेललोग्राम है। तो इसकी बहुत बेहद आसान चीज़ है। देखो 1 2 3 4 5 6 तो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं, ये जो 3 लाइनें हैं सिर्फ ऐसे, तो ये देखो 7 8 9 ये दिखेगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको एक लाइन, अब ये मैंने बना ली है, अब ऐसे अगर बनाऊं तो अब कितने हो गए, देखो 9 हो गए, तो 10 11 हो गए भाई। ये वाले तो मैंने काउंट कर लिए ना इधर के, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है यही सेम चीज़ कि भाई इधर के मैं काउंट कर चुका हूँ, इधर के काउंट कर लिए ना। अब फिर मैंने अगर ऐसे बनाया तो 12 13 ये बना। एक तरीका और बनेगा, क्या, सिर्फ ये 14 15 ये वाले हो गए। एक और बन जाएगा, ये मैंने ऐसे कर लिया, एक ये पूरा बनेगा 16। एक और बन जाएगा, एक और ऐसे बन जाएगा, देखिए 17 इधर वाला, क्योंकि ये तो काउंट हो चुके हैं। और एक पूरा बड़ा वाला जो अकेला है भाई, ये पूरा बड़ा 18 बनेंगे, ना कि 16, ये गलत बताया। 18 चतुर्भुज बनेंगे, थोड़ा सोचिएगा, इसमें हो जाएगा। अब देखिए अगला भी बहुत आसान है। कह रहा है रमेश ने खरीदा है एक टेबल 2 चेयर 2015 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो टेबल का प्राइस लेट x कर लो, चेयर का y कर लो। तो कितने रुपए दिए, 2015 रुपये दिए, ठीक। एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, अब अगर वो सोच रहा है कि 2 टेबल खरीद ले तो 2x हो जाए,
और एक ही चेयर खरीदे यानी वाई हो जाए तो उसको 1855 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब बताना है व्हाट इज़ द अमाउंट दैट रमेश हैज़ टू पे इफ़ यू फाइनली परचेज 1 टेबल 1 चेयर। मतलब एक टेबल एक चेयर का क्या प्राइस होगा। तो बस एलिमिनेशन मेथड बचपन में पढ़ा है ना, एलिमिनेशन ये होता है जो यहाँ है यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का कर दो, बस सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करा कर तो ये 2x ये 4y हो गया 4030, यहाँ 1 का करा तो ये ऐसा ही। अब साइन चेंज हो जाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड लगाते तो नीचे के साइन बदल जाते हैं। तो ये तो कट गया, 4y माइनस वाई हो गया 3y, 4030 1855 हटाओगे 2175 आएगा। अब इसको 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो 725 आ जाएगा। यानी एक जो टेबल होगी वाई है ना, वाई क्या है उसकी, वाई चेयर है, वाई क्या है ये चेयर, तो यानी चेयर का प्राइस कितना आ जाएगा, 2 चेयर का 2 इंटू 725 कर लो। एक चेयर का कितना है 725, अब यहाँ पे रख लो तो टेबल का प्राइस आ जाएगा। समझ लो, रखा ही देता हूँ, 725 इंटू 2 करो। ठीक है, एक सेकंड, 725 इंटू 2 करोगे आप तो यहाँ आएगा 1450। कितना आ गया 1450। अब ये उधर जाके 2015 से माइनस कर दो तो आ जाएगा 565। कितना आ जाएगा 565। तो बस यानी 565 की क्या है टेबल और 2 चेयर कितनी है 725 की। और पूछ क्या रहा है एक टेबल एक चेयर, तो 565 और 725 ये ऐड कर दो अब सिंपल। 5 5 10 6 2 8 1 9 7 5 12 1290 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है क्या आएगा, देखो पहले एरो है, फिर नीचे यहाँ पे एरो हुआ है, फिर यहाँ 2 एरो हो गए। तो अब अगला क्या होना चाहिए भैया, अगला ऑप्शन क्या होगा ये बताना है आपके पास। ये ऑप्शन दिए हुए हैं देखो, अब ये ऑप्शन है, एक ये है ऑप्शन की भाई 3 एरो ये, या 1 एरो 2 एरो, क्या सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से लॉजिक समझिए, पहले क्या आया था देखो, पहले सिर्फ ये था, फिर क्या हुआ है ये आया है और ये भी आया, फिर क्या हुआ है 2 ये आए हैं और यहाँ से देखो यहाँ 1 बढ़ा है ना, फिर ये बढ़ा था तो अब नीचे अगले में क्या होगा, ये तो 2 ही रहेंगे और यहाँ पे 2 बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है देखो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। समझ गए, ये भी आसान था काफ़ी, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। तो अगला देखिए कह रहा है कि जैसे एपैथी और एक्साइटमेंट, इसमें क्या संबंध है, इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए इनमें क्या संबंध बनेगा, है ना। तो जैसे एपैथी का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, यार नहीं बड़ा लेजी हो, जो उदास सा रहे, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। एक्साइटमेंट की बड़ा भैया एक्साइटेड हो, है ना, किसी चीज़ को करने के लिए। तो यानी क्या एक दूसरे के एक तरह से क्या अपोजिट यूज़ हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो हिंदी दे दी है निंदा और आदर, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला कह रहा है पेंटर्स, लॉयर्स, सिंगर्स, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन है आपके सामने, ये है, ये है, ये है या ये है। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, जैसे पेंटर है, ठीक है, और ये लॉयर है और ये सिंगर है। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तीनों अलग ही अलग हैं, तो तीनों इंसान ही भाई, मतलब उसका बेस्ट तो रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है ना कि पेंटर कोई लॉयर होगा, हो सकता है बहुत अच्छी पेंटिंग भी करता होगा, है ना, हो सकता है वो अच्छी पेंटिंग करता हो सकता है वो अच्छा गाता भी हो, है ना। तो उसमें तीनों चीज़ें कॉमन भी हो सकती हैं, उसमें तीनों कॉमन भी हो सकता है भाई। ऐसा थोड़ी है वो विचित्र प्राणी होगा कि पेंटर जो होता है वो कोई और होगा, आदमी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना भाई, तीनों में कॉमन हो सकता है ना। तो ये वाला बेस्ट रहेगा इसका। अब अगला रीजनिंग का सवाल है, एडिशन को ये लिखा है, ऑनेस्टी को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी बहुत आसान है, ई वी एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई, जैसे लिखेंगे ना ए से जेड में लिखोगे अगर, तो एम तक चलते हैं और उसके बाद ऐसे उल्टा चलता है, ए जेड उल्टा होता है, ऐसे ही बी और वाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सी और एक्स होते हैं, डब्ल्यू और मतलब डी और डब्ल्यू होते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, है ना, सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे ही ऑनेस्टी का लिखा जाएगा। एच के अपोजिट में क्या आता है, एस आता है, एच के अपोजिट में एस, ओ के अपोजिट में क्या आता है, एल आता है, ओ के अपोजिट में। ऐसे ही एन के अपोजिट में एम आता है, ई के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। एस के अपोजिट में क्या आ जाएगा, एस के अपोजिट में एच आ जाएगा। टी के अपोजिट में क्या आएगा, टी के अपोजिट में आपका क्या आना चाहिए, टी के अपोजिट में जी आ जाएगा। तो देखो एस एल एम यू एच जी कहाँ दिख रहा है, एस एल एम, एक सेकंड, यू कह रहा हूँ, वी है ये, सॉरी। तो एस एल एम वी एच जी तो सब में देखो, एस एल एम वी एच जी सब में। तो वाई के नीचे क्या होगा, वाई का अपोजिट बी हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है, यह दिख रहा है, एस एल एम वी एच जी बी। ठीक है, एस एल एम वी एच जी बी, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और देखो थोड़ा ही थोड़ा अंतर है, यहाँ एम हो गया है, तो एग्जाम में जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता था। ठीक है, तो एस एल एम वी एच जी बी।
अगले में फिर से आपको सीरीज़ बनानी है, कौन सी श्रृंखला आएगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, 33 है। तो देखिए इसका भी काफ़ी आसान है। 3 दूनी क्या होगा 6, 1 कम हो गया, 1 क्या हो गया कम हो गया, है ना। ऐसे ही 5 दूनी क्या होता है 10, मतलब ऐसे चलेगा। और भी आसान अगर मैं बताऊँ तो ऐसे 2 2 4, 1 कम है 3, ऐसे 3 दूनी 6, 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1 कम 17, 17 दूनी 34, 1 कम 33, ऐसे 33 दूनी 66, 1 कम 65। तो यहाँ 65 आ जाएगा, ठीक है, ये 65 हो गया। तो ये दोस्तों खत्म हो गया आपका। अब कंप्यूटर देखेंगे। कह रहा कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। कौन इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं? एक तो कीबोर्ड है, दूसरा CPU, मॉडम, मॉनिटर या माउस। तो बहुत सिंपल, देखिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो इंस्ट्रक्शन लेती हैं जो आप डालते हो। जैसे अब कीबोर्ड है, बटन दबाते जाओ, अपना इंस्ट्रक्शन देते जाओ। वैसे ही माउस भी है, कीबोर्ड की तरह इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो माउस और कीबोर्ड ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द डैश डायरेक्ट द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कॉम्पोनेंट। कंप्यूटर को कैसे अपने तत्वों का प्रयोग करना है ये निर्देशित कौन करता है? एप्लीकेशन, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही कंप्यूटर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि क्या क्या उसको यूज़ करना है, ठीक है, कैसे उसके तत्वों का प्रयोग करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है। अगला है अ रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सेलेक्टिंग और होवरिंग इज। डेटा का एक संदर्भ जिसे पाठक सीधे चुनकर या एक नज़र देखकर अनुसरण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइपर मार्कअप, हाइपर मीडिया, हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट। तो इसको दोस्तों हाइपर लिंक कहा जाता है। ये क्या होता है? हाइपर लिंक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपर लिंक। अगला कह रहा है टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डिलीट, डिलीट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट या ESC प्लस कंट्रोल, क्या यूज़ करा जाता है दोस्तों? और एक और भी है बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, ठीक है, मतलब बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, माफ़ कीजिएगा। तो कौन सा यूज़ करता है? तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, ठीक है। आप ये यूज़ करेंगे जैसे ही तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। यंत्रों की ज्यामिति व्यवस्था के नेटवर्कों पर क्या कहा जाता है? तो लैन, मीडिया, प्रोटोकॉल या टोपोलॉजी क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। जो ऐसे 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 कई नेटवर्कों का संगम होता है उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, इन सब में कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? इपोरम मतलब EPROM, फ्लैश मेमोरी या स्टैटिक मेमोरी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों फ्लैश मेमोरी। याद रखिएगा फ़ोन, कैमरा और प्रिंटर, इन सब में जो मेमोरी यूज़ होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी। अगला है लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ। लाइन प्रिंटर की गति को डैश शब्द में विशेषीकृत किया जाता है। CPM यानी कैरेक्टर पर मिनट, DPM, LPM या PPM। तो दोस्तों LPS यानी लाइन प्रिंटर स्पीड को यूज़ करते हैं हम LPM में, यानी लाइंस पर मिनट में, ठीक है। 74 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ऑरेकल इज एन। कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार ऑरेकल एक क्या है? हार्डवेयर है, यहाँ पे हार्डवेयर कर लीजिएगा, हार्डवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम या RDBMS, क्या है ये? तो दोस्तों ऑरेकल जो होता है ये एक RDBMS है। क्या होता है RDBMS? तो इसको आप समझ लीजिए, ये होता है रिलेशनल, पहली चीज़ क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत आसान है। अगला है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ डाटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट आकार क्या है? 50, 60, 70 या 80। तो 50, 60, 70, 80 इनमें से डिफ़ॉल्ट साइज़ की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट साइज MS एक्सेस का होता है 50। कितना होता है? 50, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0 इज़ अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। 1 और 0 का जो समन्वय है निम्न में से किस कंप्यूटर भाषा की विशेषता है? कोबोल की, हाई लेवल लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज की या पास्कल की। तो ये होती है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड का प्रथम बार है फॉर्मेटिंग बार,
मेन्यू बार, स्टेटस बार या टाइटल बार या हुक्का बार? तो ये क्या होगा दोस्तों? तो MS वर्ड का जो फर्स्ट बार होता है वो होता है टाइटल बार। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइटल बार कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अगर एक भी कंप्यूटर की जो स्टडी मटेरियल देंगे उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बस उतना ही आपके लिए इनफ होगा। चलिए अगला कह रहा है इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज डैश सॉफ्टवेयर की अवैध नकल और वितरण है क्या? कॉपीराइट, हैकिंग, सॉफ्टवेयर लिटरेसी या सॉफ्टवेयर प्रिवेसी? तो इसको हैकिंग या कॉपीराइट नहीं कहते, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रिवेसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रिवेसी। चलिए अगला देखते हैं 75 कह रहा है द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू। गीगाबाइट शब्द को संदर्भित कौन करता है? 1024 बिट्स, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 मेगाबाइट? तो देखिए एक गीगाबाइट जो होता है उसमें 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्या होते हैं? 1024 मेगाबाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैच फाइल दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन MS-DOS इज बूटेड? बैच फाइल का नाम क्या है जो स्वचालित है जब MS-DOS बूट होता है? autox.bat, config.bat या config.sys या run.bat? कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है autoexe.bat। क्या हो जाएगा? autoexe.bat। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप बाय हु ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर का निर्माण किया है? ब्लेज पास्कल, डेनिस रिची या गार्डन मूरे या जॉन वॉन न्यूमैन? तो इसको दोस्तों बनाया है जॉन वैन न्यूमैन ने। किसने बनाया? जॉन वैन न्यूमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी BCD स्टैंड फॉर? कंप्यूटर शब्दावली के अनुसार BCD का तात्पर्य किससे है? बाइनरी क्लास डेसिमल, बाइनरी क्लास डिकोडर, बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइनरी कोडेड डिवीजन? किससे है? तो दोस्तों BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे बायोचिप से, इंटीग्रेटेड सर्किट से, ट्रांजिस्टर से या वैक्यूम ट्यूब से? तो जितने भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है उनको बनाया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट से। किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। ठीक है, अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कमांड ऑफ DOS? कौन सी DOS की आंतरिक निर्देश नहीं है? कॉपी, फॉर्मेट, वेर या वॉल? तो दोस्तों इंटरनल कमांड जो होती है वेर नहीं होती है। ठीक है, VER नहीं होगी, वेर नहीं होगी। अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन? व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है? बेसिक, कोबोल, फॉर्टान या लोगो? तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग दोस्तों किसका? कोबोल का। ठीक है, कोबोल का यूज़ करते हैं। ये फॉर्टान दिया जिस बच्चे ने, गलत है ये। अगला देखते हैं न्यूज़ वेबसाइट डिलीवर कस्टमाइज फीड्स ऑफ कंटेंट टू देयर रीडर्स विया RSS विच स्टैंड फॉर? हिंदी में कहें तो समाचार वेबसाइटें RSS के माध्यम से अपने पाठकों को फीड प्रदान करती हैं। उसका अर्थ क्या है RSS का? रियल, सिंपल, सिंडिकेशन। ठीक है, दूसरा है रियल सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन, रजिस्टर्ड सिस्टम सब्सक्राइबर्स या रेशनल सिस्टम सिंडिकेशन? तो इसका बेहद आसान आंसर था रियल, सिंपल, सिंडिकेशन। ठीक है, क्या है? रियल, सिंपल, सिंडिकेशन, जो कि पहला ऑप्शन है। अगर नहीं दिख रहा है मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पाइजेप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और आपका एडोब फोटोशॉप, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? .dbms, .dtp, ग्राफिक सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? सही आंसर होना चाहिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है इसका। क्या होता है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला द बाइनरी नंबर 100101 इज इक्विवेलेंट टू विच डेसिमल नंबर? तो इसको निकालना जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखिए 10101, कोशिश करिए निकालने की इसको। तो ये बेहद आसान होता है। देखिए दोस्तों इसको निकालना, जैसे यहाँ से शुरू करोगे आप ना, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 1 का 2 की पावर 0 से, फिर 0 है ना तो 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 से, फिर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 जुनी जाए तो 8 दूनी 16 होता है, 16 इंटू 1 हो गया। ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, है ना? तो वो तो आ गया 0, एक सेकेंड, 16 प्लस 0, 2 की पावर 2 4, 4 1 4 हो गया, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा और 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 1 होता है तो 1 हो गया, तो 16 4 20 1 21 आ जाएगा आंसर। क्या हो गया? 21 आंसर। ठीक है,
तो ये कंप्यूटर का प्रश्न खत्म। अब हमारा इंग्लिश के प्रश्न शुरू होते हैं। तो चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश में इसमें एरर पहचानना, आपको कौन सा एरर है। एक्सपेडिशियस स्टेप शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 2 वीक्स। ठीक है, इसमें क्या एरर है या कोई एरर नहीं। तो देखिए मतलब कह रहा है कि जल्दी से जल्दी काम को करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्सपेडिशियस स्टेप, हमें सही कदम उठाने चाहिए ताकि काम जल्दी समय पे हो जाए 2 हफ्तों के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई एरर ही नहीं है, नो एरर होना चाहिए, ऑप्शन 4 होना चाहिए यहाँ पे। अगला है अ वाइज मैन पुट्स पास्ट डैश बिहाइंड एंड मूव अहेड। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ के अपना आगे बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ है रैनक्योर, मतलब बिटरनेस, पुरानी कड़वाहट पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। तो रैनक्योर मतलब होता है जो बिटरनेस होती है ना, हेट होती है, नफरत होती है, वो सब भूल के आगे बढ़ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन एन अथॉरिटी टू लुक इनटू पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को देखने की अधिकारी होती है। ऑम्बड्समैन, पेइन, प्रोपोनेंट या क्वैगरमैन। तो इसका बहुत फेमस टर्म ऑम्बड्समैन पढ़ा होगा आपने, विसल ब्लोअर भी कहते हैं। जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को देखता है उसे ऑम्बड्समैन कहते हैं। अगला है डैश अल्यूर और डिसओन फॉर सेक। ठीक है, इसमें क्या सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो डिसओन का जैसे मतलब क्या होता है। डिसओन मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को अपनाने से इनकार कर देना, कि मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। और वही फॉरसेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का त्याग कर देना, है ना। तो दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। ऐसे अल्यूर का मतलब होता है आपका क्या, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। अल्यूर का मतलब क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, है ना, एक्साइटिंग, अट्रैक्टिव। ऐसे ही सेम मतलब होता है इंटाइस का। इंटाइस का मतलब यही होता है कुछ लालच देना, लुभाना, फुसलाना। ठीक है, तो इसका इंटाइस होना चाहिए। अगला चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोपिशियस। इसका सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए इसका बेस्ट है ऑस्पिशियस, है ना। ऑस्पिशियस मतलब जैसे प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल। ऐसे ही ऑस्पिशियस भी मतलब क्या होता है, फेवरेबल। ठीक है, अगला है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज इट्स करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। ठीक है, इसका कौन सा सेंटेंस होगा आपको बताना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए वॉज लग गया यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये सिंपल पास्ट गलत दिया बच्चे ने उत्तर। पास्ट कंटिन्यूअस की में वॉज वर लगता है। ठीक है, अगला फिर है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है, टू बी डिस्करेज, टू बी अंडर बैड वेदर, टू बी अंडर सस्पिशन या टू बी अनवेल। देखिए अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है थॉट टू बी गिल्टी, जो सोचा जाए कि ये गिल्टी हो सकता है, यानी टू बी अंडर सस्पिशन, है ना, जो लग सकता है कि एक दोषी हो सकता है, उसको बोलते हैं टू बी अंडर सस्पिशन, अंडर अ क्लाउड। अगला है इफ द गिवन लेटर आर अरेंज प्रॉपरली वी गेट द नेम कनेक्टेड विथ वन ऑफ द ऑप्शन RMFUE। ठीक है, बेहद ज़्यादा आसान है। आप इसको देखो, एक फीमर हड्डी होती है ना, FEMUR, है ना, फीमर हड्डी, तो बोन होती है, बोन। ठीक है, तो FEMUR होता है फीमर और ये होती है एक बोन। दूसरा है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर गिवन वर्ड। क्विबल का एंटोनिम क्या होगा, इंडोर्स, फुस, आइसोलेट या निगल। तो देखिए इसका क्विबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, इसका सही एंटोनिम होगा इंडोर्स, मतलब सपोर्ट जो एक तरह से करे, है ना, तो क्विबल का इंडोर्स हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा एकदम वर्ड सही लिखा है। तो एलिविएट आपने टर्म सुना होगा, एलिविएट, ALLEVIATE कहाँ लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, नहीं पहला नहीं है, ये लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, यानी ये सही है, ALLEVIATE। एलिविएट मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, ईज करना। ठीक है, किसी के पेन को एलिविएट कर देना, कम कर देना। ठीक है, तो इंग्लिश खत्म हो गई है। चलिए अब अगला हिंदी पे बढ़ते हैं। कह रहा अशुद्ध शब्द को छांटना है, कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, अंश, खड्डा, शकल या शांत, कौन सा गलत लिखा है। तो बहुत ही आसान है, शांत आपको पता होगा दोस्तों, ऐसे लिखते हैं शांत, है ना। तो ये शांत नहीं होता, शांत, ये गलत है। ठीक है, मुंह जोकर काम करने वाला, मुंह जोकर काम करने वाला, इस भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है। अड़ियल टट्टू, अंधभक्त होना, अंधा बनना या अंधा होना। अब देखिए मुंह जोकर काम करने वाले का मतलब यहाँ पे हो गया, मतलब जो रुक रुक कर काम कर रहा हो, है ना, उसको अड़ियल टट्टू कहते हैं। कि अड़ियल टट्टू बन के कुछ नहीं होगा, मुंह जो कर रुक रुक कर काम करने से। आपको अगर सफलता पानी तो लगातार मेहनत करनी होगी, तो ये हो जाएगा इसका, ना कि अंधभक्त। अब अगला प्रश्न कह रहा है स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन होते क्या है, देखिए स्पर्श व्यंजन होते जैसे का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना, ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो मुख से भी हो जाते हैं ना, जैसे ऊष्म व्यंजन को भी स्पर्श व्यंजन कहते हैं ना, तो ऊष्म व्यंजन है, अंतः स्थान है, ये सब स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो इसकी संधि है बृहत प्लस टिटिब्बी, इसका संधि रूप सही क्या होना चाहिए? तो इसका सही संधि रूप जो है वो होगा बृहत टिटिब्बी, ब्रह टिटिब्बी हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डैश की जाति को लिंग कहते हैं, क्रिया, धातु, पद या शब्द किसकी जाति को लिंग कहते हैं? तो वैसे यहाँ धातु होना चाहिए, क्योंकि धातु की जो जाति होगी उसी को लिंग कहेंगे भाई, क्योंकि धातु जो है वही मूल रूप, मतलब जो क्रिया है वर्ब का मूल रूप ही धातु है ना, तो ये सही हो जाएगा। छत से उतरी हुई लता फूलों से भर गई थी, है ना, इसमें रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक कौन सा? अब इसमें रेखांकित तो यार है नहीं कोई, है ना, कि इसमें रेखांकित आयोग ने नहीं करा कोई, तो यार ये मिस हो गया है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि इसमें है नहीं रेखांकित। चलो अगला देख लेते हैं। जो कहा गया है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? अकथ्य, कथ्य, कथित या वदित? सिंपल है, जो कहा गया उसे कथित बोलते हैं। वह कौन है जो बिस्तर पर पड़े पड़े खा रहा है? ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द पद क्या है? जो क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सर्वनाम या सर्वनामाभिक विशेषण। तो यहाँ देखिए वह कौन है, वह कौन है जो बिस्तर पर, यहाँ संबंध जोड़ रहे हैं ना, है ना, कि वह कौन है और उसका जो, दो लोगों का जब आपस में संबंध जोड़ता है उसको संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था। कामचोर में कौन सा समास प्रयुक्त हो रहा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु समास? तो देखिए कामचोर है ना, जहाँ पे प्रथम जो पद होता है, जैसे उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ पे यही उत्तर पद प्रधान है, तो वहाँ पे कौन सा तत्पर, मतलब कौन सा समास यूज होता है? तत्पुरुष समास यूज होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, तो जो सिंपल सा कर्म प्रधान होगा एक ही वर्ड, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष है अव्ययी भाव नहीं। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरा नाम आनंद कुमार जी है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, या मेरा नाम श्री आनंद कुमार है। तो देखो जब आप अपना नाम बनाते हो तो अपने नाम में श्री नहीं लगाया जाता। श्री जब हम किसी बड़े को संबोधित करते तब लगाते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री फलाने जी, है ना, तो अपने नाम में थोड़ी लगाते मेरा नाम श्री आशीष तिवारी है, ये नहीं, अपना नाम आप सिंपल बताते हो ना, तो मेरा नाम आनंद कुमार है, यार आपका नाम जो भी हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों कंप्लीट आरओ की कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में आपसे।